ऑलराइट क्लास, तो पिछले सेशन में हमने गोलैंग के इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स किए थे। आज हमने एडवांस टॉपिक्स कवर करना है जिसमें प्राइमरली हमारा फोकस क्लासेस के ऊपर होगा और कॉन्करेंसी में जो गोलैंग में कैसे अचीव की जाती है। ऑलराइट, तो अनलाइक सी प्लस प्लस, जावा और बाकी दीगर लैंग्वेजेस के गोलैंग में एज सच क्लास का कीवर्ड नहीं है या फिर क्लास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। गोलैंग में स्ट्रक्ट होता है और जिसके अंदर डेटा फील्ड होती हैं, और अगर आप उस स्ट्रक्ट के साथ किसी फंक्शन को एसोसिएट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां पे फिर गोलैंग में एक रिसीवर का कॉन्सेप्ट होता है। इसकी अगर डिटेल देखें तो इस एग्जांपल में देखें, हमने एक स्ट्रक्ट डिक्लेयर किया जिसकी टाइप, जिसका नाम पॉइंट रखा है और उसमें दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, जो कि बेसिकली एक पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। अब अगर हमने इस स्ट्रक्चर के साथ किसी फंक्शन को एसोसिएट करना है तो उसका तरीका ये है, फंक का कीवर्ड, फिर आप रिसीवर स्पेसिफाई करते हैं, यानी ये फंक्शन जो है एक पॉइंट स्ट्रक्ट का फंक्शन है और जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए आप इसे कॉल करना चाहेंगे उस ऑब्जेक्ट के जो एक्स और वाई वैल्यूज होंगे वो इस पी के अंदर स्टोर्ड होंगे। फिर आपने फंक्शन नेम लिखा डिस्ट, उसमें इन दिस केस इन दिस एग्जांपल कोई पैरामीटर नहीं है और उसके रिटर्न टाइप फ्लोट है। तो ये फंक्शन बेसिकली कर क्या है, एक्स और वाई जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे उनका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन रिटर्न करेगा, सेव करेगा पहले डी में और डी रिटर्न हो जाएगा। उसके अलावा ये फंक्शन जो इसका रिसीवर पी है उसके एक्स कोऑर्डिनेट को इज इक्वल टू 0 कर रहा है। ये क्यों कर रहे हैं ये हम अभी एग्जांपल में देखते हैं। अब द थिंग इज कि इसे अब इस्तेमाल कैसे करना है। तो मेन फंक्शन में आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया पी ऑफ टाइप पॉइंट, और लेट्स सपोज उसके x वैल्यू को आपने 5 सेट कर दिया, उसके y वेरिएबल को इक्वल टू 10 कर दिया। अब अगर आप p.x और p.y प्रिंट करना चाहें तो 5 और 10 प्रिंट हो जाएगा। अब अगर आप p.dist कॉल करते हैं तो बेसिकली ये जो p वैल्यू है, ये जो p.x 5 और p.y 10 जो है, ये p इम्प्लिसिटली इस रिसीवर में पास हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे फिर जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है उसमें p.x में 5 पड़ा होगा और p.y में 10 पड़ा होगा। और दूसरी बात है कि हमने जब p.x इक्वल टू 0 किया था तो एक बात याद रखें कि ये रिसीवर जो है बाय वैल्यू पास हो रहा होता है, विच मीन्स कि जब आप p.x इक्वल टू 0 करते हैं तो बेसिकली p की एक्चुअली एक कॉपी बनी थी और ये उस कॉपी के x को इक्वल टू 0 किया। जहां पे जब आप p.x को दोबारा प्रिंट करते हैं तो उसकी वैल्यू 5 ही होगी क्योंकि ओरिजिनल के अंदर डिस्ट फंक्शन ने कोई चेंज नहीं किया। करना चाहते हैं तो उसमें हम सिर्फ ये चेंज कर देंगे कि p पॉइंट की बजाय p स्टार पॉइंट कर देंगे, विच मीन्स के ये जो रिसीवर है ये पास पर रेफरेंस हो रहा है। और अब इस फंक्शन में जब हम p.x इक्वल टू 0 करेंगे तो मेन में जो ओरिजिनल p था, जो ओरिजिनल वेरिएबल था, उसके x की वैल्यू 5 की बजाय चेंज होके 0 हो जाएगी। और यहाँ पे एक और बात याद रखें जो हमने पहले भी लेक्चर में मेंशन की थी, वो ये है कि C++ और इस तरह की लैंग्वेजेस में जब आप किसी पॉइंटर के थ्रू स्ट्रक्ट को इस्तेमाल करते थे तो आपको p एरो x या स्टार p.x इस तरह से डी रेफरेंस करना पड़ता है। गोलैंग में ऐसे नहीं। गोलैंग में चाहे आपका पॉइंटर वेरिएबल हो चाहे रेगुलर वेरिएबल हो, अगर आपने p.x किया फॉर एग्जांपल तो गोलैंग रन टाइम को पता होगा कि p पॉइंटर है कि रेगुलर वेरिएबल है और अकॉर्डिंगली वो खुद ही डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर इफ नीडेड वो अप्लाई कर देगा। ओके, अगला पॉइंट ये आ जाता है कि पब्लिक और प्राइवेट एक्सेस कैसे की जाए। यानी C++ में पब्लिक का कीवर्ड होता था, प्रोटेक्टेड का कीवर्ड था, प्राइवेट का कीवर्ड था। गोलैंग में एज सच ये नहीं होता। गोलैंग में अगर आपने किसी भी आइडेंटिफायर को पब्लिक एक्सेस देनी है, यानी बाकी पैकेजेस से भी उसे एक्सेस किया जा सके, ठीक है, तो उसके लिए तो किसी भी वेरिएबल या फंक्शन को आप अगर पब्लिक एक्सेस देना चाहते हैं तो उसका तरीका ये होता है गोलैंग में
कि उसका नाम जो है, उसका स्टार्टिंग कैरेक्टर जो है वो अपर केस होना चाहिए। अगर लोअर केस है तो उसका मतलब है कि वो प्राइवेट है। और जब भी आप किसी पैकेज को इंपोर्ट करते हैं तो उस इंपोर्टेड पैकेज के सिर्फ आपको पब्लिक फंक्शंस और वेरिएबल्स को एक्सेस करने की इजाजत होती है, प्राइवेट को एक्सेस करने की इजाजत नहीं। ऑलराइट, तो अगले कॉन्सेप्ट आ जाते हैं इंटरफेसेस और पॉलीमॉर्फिज्म का। तो इंटरफेस को कैसे डिक्लेयर किया जाता है कि गोलैंग में आप टाइप लिखते हैं, उस इंटरफेस का नाम स्पेसिफाई करते हैं और फिर इंटरफेस का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। और इस इंटरफेस के अंदर कर्ली ब्रेसेस में आप स्पेसिफाई करेंगे कि कौन कौन से फंक्शन, उनका नाम और उनकी रिटर्न टाइप और उनकी पैरामीटर लिस्ट क्या है, बस ये आपने स्पेसिफाई करना है। अब कोई भी स्ट्रक्चर अगर वो फंक्शंस डिक्लेयर करता है जो कि इस इंटरफेस में इंक्लूडेड है, तो दैट मीन्स कि वो स्ट्रक्चर जो है वो इस इंटरफेस को ओबे कर रहा है या उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। यानी इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो हमने दो स्ट्रक्चर क्रिएट किए, एक सर्कल है जिसमें एक रेडियस का वेरिएबल है ऑफ टाइप फ्लोर, और एक और हमने स्ट्रक्चर बनाया रेक्टेंगल जिसमें लेंथ और विड्थ के वेरिएबल है ऑफ टाइप फ्लोर। ओके, अब आया ये दोनों स्ट्रक्चर उस इंटरफेस शेप 2D इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो ऐसे स्पेसिफाई होता है। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि सर्कल और रेक्टेंगल के स्ट्रक्चर दोनों में एरिया और पैरामीटर का फंक्शन है और उन फंक्शन का जो सिग्नेचर है वो वही है जो कि शेप 2D इंटरफेस में है कि नहीं। तो वो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया एरिया, उसकी रिटर्न टाइप फ्लोर 64 है, उसमें कोई पैरामीटर नहीं है, और उसका जो रिसीवर है वो हमने उसे बेसिकली एसोसिएट कर दिया सर्कल के स्ट्रक्चर से। सेम गोज फॉर पैरामीटर में पैरामीटर का भी फंक्शन डिक्लेयर किया है क्योंकि सर्कल के साथ एसोसिएट किया है, और एरिया और पैरामीटर दोनों की जो सिग्नेचर है वो वही है जो कि शेप 2D के इंटरफेस में है। ऑब्वियसली इनकी जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है वो हमने इंटरफेस में स्पेसिफाई नहीं की थी, वो फिर यहाँ पे आ जाती है कि सर्कल का एरिया जो है वो 2 पाई आर स्क्वायर से कैलकुलेट होगा और पैरामीटर जो है वो 2 पाई आर का इक्वेशन है। ओके, सेम गोज फॉर रेक्टेंगल। हमने रेक्टेंगल के लिए भी एरिया का फंक्शन और पैरामीटर का फंक्शन स्पेसिफाई किया है, इनका सिग्नेचर वही है जो कि शेप 2D इंटरफेस में है। और इसकी जो अंदर एक्चुअल जो कोड है वो हम देख रहे हैं कि रेक्टेंगल का सर्कल से फर्क है, यानी रेक्टेंगल का एरिया जो है इंस्टेड ऑफ पाई आर स्क्वायर वो लेंथ इनटू विड्थ के थ्रू आप कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली जो पैरामीटर है वो 2 पाई आर की बजाय 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ से आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो दोनों रेक्टेंगल और सर्कल के जो फंक्शन है वो फर्क है उनकी इम्प्लीमेंटेशन पर। द थिंग इज कि अगर उन्होंने एटलीस्ट एरिया और पैरामीटर का फंक्शन इंप्लीमेंट किया है और एरिया और पैरामीटर का जो सिग्नेचर है वो वही है जो कि शेप 2D इंटरफेस में है, दैट मीन्स कि ये दोनों स्ट्रक्चर जो थे ये शेप 2D इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब इसके थ्रू पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव किया जा सकता है, तो उसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट सपोज आप एक फंक्शन लिखना चाहते हैं जिसका नाम फिट्स है, और ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा अगर इसमें आपने जो शेप पास की है उस शेप का एरिया लेस देन 100 है और पैरामीटर लेस देन 100। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इन दैट केस ये फंक्शन फॉल्स करता है। और पॉलीमॉर्फिज्म की बात जहाँ पे क्या आती है कि हम बेसिकली चाहते हैं कि ये फंक्शन जो है किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर को एज एन इनपुट ले लें जो स्ट्रक्चर इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करे शेप 2D इंटरफेस को। यानी बेसिकली कहने का क्या मतलब है, अगर हम इस फंक्शन में कोई ऐसा स्ट्रक्चर पास करते हैं जिसका एरिया का फंक्शन भी है और जिसका पैरामीटर का फंक्शन भी है, तो ये फंक्शन जो है उसे एक्सेप्ट करके रिजल्ट रिटर्न कर देगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम कोई ऐसा स्ट्रक्चर पास करते हैं ऐसा जिसमें एरिया या पैरामीटर का फंक्शन या तो एग्जिस्ट नहीं करता किसी एक का या दोनों का, या फिर अगर फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो उसका जो सिग्नेचर है वो फर्क है उस फंक्शन से जो कि शेप 2D इंटरफेस में हमने इंक्लूड किया था। तो अब इन दैट केस ये फंक्शन उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और कोई रिजल्ट रिटर्न नहीं करेगा। अब इस फंक्शन को हमने इस्तेमाल कैसे करना है, तो लेट्स सपोज
हमने एक मेन में एक स्ट्रक्ट डिक्लेयर किया शेप ऑफ टाइप सर्कल है शेप 1 और दूसरा वेरिएबल शेप 2 है ऑफ टाइप रेक्टेंगल। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को अगर फिट्स के फंक्शन में पास करते हैं तो क्योंकि दोनों का एरिया और पैरामीटर का फंक्शन एग्जिस्ट करता है, बेसिकली फिट्स का जो फंक्शन है इन दोनों शेप को एक्सेप्ट करेगा और उनसे कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी रिजल्ट बन रहा है वो रिटर्न कर देगा, जो कि प्रिंट लाइन फंक्शन से डिस्प्ले कर देगा। अब इस अप्रोच का फायदा क्या होगा? इस अप्रोच का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अगर कल को कोई नई शेप बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो शेप भी इस फंक्शन को पास की जा सके, तो उसके लिए आपको ऐसा फंक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। फिट्स का जो फंक्शन है, आपने बस ये इंश्योर करना है कि आपने जो शेप बनाई है, जो नया स्ट्रक्चर बनाया है, उस स्ट्रक्चर में दो फंक्शन होने चाहिए, एरिया का और पैरामीटर का, और उनका सिग्नेचर वो होना चाहिए जो कि शेप 2D के इंटरफेस में है। अगर ये है तो आप जितनी मर्जी नई शेप्स नए स्ट्रक्चर बना दें, वो सारे के सारे इस फिट्स के फंक्शन के अंदर पास किए जा सकते हैं, वो इस फंक्शन के लिए एक्सेप्टेबल होंगे और उन नए स्ट्रक्चर्स के लिए आपको जो ओरिजिनल पैकेज था, जो फिट्स का फंक्शन था, उसमें कोई चेंज नहीं करनी पड़ी। तो ये आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और बड़ी पावर प्रोवाइड करता है। अब अगला पॉइंट ये है कि अगर आपने फिट्स के फंक्शन में एक कोई भी स्ट्रक्चर पास किया है जो कि शेप 2D के इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है, तो इन सम केसेस आप क्या चाहते हैं कि जो भी स्ट्रक्चर पास हुआ है आपको पता हो कि वो स्ट्रक्चर है कौन सा, यानी रेक्टेंगल पास हुआ है कि सर्कल पास हुआ है। तो गो लैंग उसके लिए भी आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है और उसका तरीका क्या है जो कि हम इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि आपने जो भी शेप पास की है एस, जो कि शेप 2D इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है, आप क्या करेंगे, रेक्ट कॉमा ओके इज इक्वल टू एस डॉट रेक्टेंगल। ये लाइन क्या कर रहा है, ये चेक कर रहे हैं कि एस के अंदर जो भी शेप है वो रेक्टेंगल है कि नहीं। अगर है तो ओके वेरिएबल में इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, इसके अंदर ट्रू पास हो जाएगा, और रेड का जो वेरिएबल है इसका भी आप कोई नाम रख सकते हैं, इसके अंदर वो ऑब्जेक्ट होगा जो कि एस के अंदर पड़ा हुआ है, विच इज अ रेक्टेंगल। तो इफ ट्रू यानी इफ ओके, तो आप क्या करेंगे, आप रेक्टेंगल को प्रिंट कर देंगे, फॉर एग्जांपल फ्लैग ट्रू कर देंगे। ओके, अगली लाइन में हम क्या कर रहे हैं, वंस अगेन वही ऑपरेशन रिपीट कर रहे हैं, फर्स्ट रेक्टेंगल की जगह हमने एस डॉट सर्कल किया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर्कल के एस जो शेप एस के अंदर पड़ी हुई है, अगर वो सर्कल है तो ओके के अंदर ट्रू आ जाएगा, और जो CIR का वेरिएबल है उसके अंदर एक्चुअल सर्कल का ऑब्जेक्ट पड़ा होगा जो कि आप अपने फंक्शन बॉडी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्लासेस का कॉन्सेप्ट था। अब अगर हम कॉन्करेंसी की बात करें तो पहली बात तो ये कि कॉन्करेंसी और पैरेललिज्म में फर्क क्या होता है। दो प्रोग्राम आपने लिखे हैं, वो दो प्रोग्राम रन कर रहे हैं, वो पैरेलल अगर है, अगर उनकी एग्जीक्यूशन पैरेलल हो रही है तो दैट मीन्स कि दोनों प्रोग्राम एग्जैक्टली सेम टाइम के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और इसके लिए फिर आपको ऑब्वियसली मल्टीपल कोर्स चाहिए और मल्टीपल प्रोसेसर चाहिए और पॉसिबली अदर हार्डवेयर, ताकि दोनों प्रोसेसेस जो है दोनों प्रोसेसेस डिफरेंट प्रोसेसेस या कोर के ऊपर मैप होगी, अपनी अपनी हार्डवेयर इस्तेमाल करते हुए दोनों इन पैरेलल एग्जीक्यूट कर लेंगे। ऑन दी अदर एंड अगर हम कॉन्करेंसी की बात करें तो कॉन्करेंसी का क्या मतलब है कि दो प्रोग्राम कॉन्करेंट होते हैं अगर दोनों एक ही टाइम पीरियड में उनकी एग्जीक्यूशन होनी है, और यानी स्टार्टिंग पॉइंट जो है और एंडिंग पॉइंट उनके इन सम वे ओवरलैप कर रहे हैं, और एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो है वो किसी एक पॉइंट पे सिर्फ एक प्रोसेस की ही होगी, किसी एक प्रोग्राम की होगी। जब एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो दूसरा प्रोग्राम जो है वो वेटिंग पीरियड में, ठीक है। तो ये कॉन्करेंसी का मतलब है, और ये कॉन्करेंसी और पैरेललिज्म में फर्क है। तो ये इस्तेमाल किसी किए जाते हैं, ऑब्वियसली आपके ओवरऑल जो एफिशिएंसी है आपके सिस्टम की, आपके प्रोग्राम की, उसको बढ़ाने के लिए।
तो प्रोग्रामर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी प्रोसेस जो है वो कॉन्करेंटली रन होगी, और प्रोग्रामर ये नहीं डिसाइड कर सकता कि कौन सा प्रोसेस जो है वो किस कोर या किस प्रोसेसर के ऊपर मैप होगी। वो गोल लाइन की रन टाइम जो है वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करती है। तो कॉन्करेंसी इस्तेमाल क्यों की जाती है? पैरेललिज्म जो है वो आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों प्रोसेसेस जो है वो एक के बाद रन करने की बजाय इकट्ठे दोनों रन कर रहे हैं। तो अगली बात है कि कॉन्करेंसी भी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है कि नहीं? तो आंसर है कि यस करती है। क्यों? क्योंकि अगर एक प्रोसेस रन कर रही है, इट इज पॉसिबल कि वो प्रोसेस अब किसी रिसोर्स का इंतजार कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल इनपुट आउटपुट जो है वो काफी स्लो प्रोसेस होता है, और अगर कोई प्रोसेस जो है वो आईओ ऑपरेशन कंप्लीट होने का इंतजार कर रही है, तो उस टाइम पीरियड में सीपीयू साइकिल जाया जाएंगे। तो अगर आप कॉन्करेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं तो दैट केस क्या होगा कि सीपीयू साइकिल जो है वो किसी और प्रोसेस को फिर दी जाएगी। इन द मीन टाइम जो किसी प्रोसेस है वो अपना आईओ कंप्लीट करेगी। इसमें अगर आपने एग्जांपल देखना है तो लेट्स सपोज एक सर्वर है, उसके ऊपर कोई रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट की। तो अब जब तक क्लाइंट की, अगर वो कॉन्करेंट नहीं है तो होगा क्या, जब तक क्लाइंट की रिक्वेस्ट सॉल्व नहीं हो जाती तब तक किसी और क्लाइंट की रिक्वेस्ट नहीं आएगी। ऑन द अदर हैंड अगर कॉन्करेंसी है तो क्या होगा कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट जैसी आई है, सर्वर एक नया थ्रेड उसे साइन कर देगा, और वो लेट्स सपोज कोई डिस्क रीड कर रही है। अब जब तक डिस्क रीड हो रहा है तब तक आपका प्रोसेसर जो है वो फ्री है। वो प्रोसेसर किसी अगले क्लाइंट को जो है इन द मीन टाइम सर्व कर सकता है। तो ये कॉन्करेंसी जो है इस चीज से आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकती है। गो लाइन में कॉन्करेंसी इंप्लीमेंट करने का तरीका गो रूटीन्स के थ्रू है। गो रूटीन बेसिकली आप समझ लें कि थ्रेड है। आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं उसमें जितनी थ्रेड आपको चाहिए आप उतनी गो रूटीन्स बनाएंगे। और दूसरी बात ये है कि लेट्स सपोज आपकी एक्चुअल जो प्रोग्राम है उसकी 4 OS लेवल थ्रेड बनते हैं, बट इट इज पॉसिबल कि ये 4 OS लेवल थ्रेड जो है ये 4 डिफरेंट कोर्स पे मैप होंगे। और अब गो लाइन की रन टाइम डिटरमिन करेगी कि आपने किस गो रूटीन को किस OS लेवल थ्रेड के ऊपर मैप करना है। और मल्टीपल गो रूटीन जो है वो एक ही OS लेवल थ्रेड के ऊपर मैप हो सकती है, क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि गो रूटीन जो है वो एक OS लेवल थ्रेड से मूव करके किसी और OS लेवल थ्रेड के ऊपर कॉपी कर दी जाए। तो ये गो लाइन में बेसिकली कॉन्करेंसी होती है, और ये सारा आपकी गो लाइन रन टाइम मैनेज करनी होती है। एज अ प्रोग्रामर आपको सिर्फ ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि यूजिंग गो रूटीन आप स्पेसिफाई कर देते हैं कि किस प्रोसेस को आपने एज ए डिफरेंट थ्रेड एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अब पहले जो हम एग्जांपल कर रहे हैं वो है कि आपको अगर प्रोग्राम के अंदर आप जानना चाहते हैं कि आपके पास कितनी कोर्स अवेलेबल है, या आप डिसाइड करना चाहते हैं कि कितने कोर्स को आपने इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए आप रन टाइम का पैकेज इंपोर्ट करते हैं। फिर रन टाइम डॉट नम सीपीयू का फंक्शन जो है ये बेसिकली रिटर्न करता है कि आपके कितने ओएस लेवल थ्रेड हैं, और ओएस लेवल थ्रेड बेसिकली उतने होंगे जितनी आपकी कोर्स है उस मशीन में। ठीक है, अब अगर आप बाय डिफॉल्ट आपकी रन टाइम के पास उतनी ओएस लेवल थ्रेड होंगी जितनी कोर्स होती है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर आप उससे कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या होता है, रन टाइम डॉट रो मैक्स बॉक्स का फंक्शन कॉल करें और इसके अंदर स्पेसिफाई कर दें कि आप कितनी कोर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, या अदर वे ऑफ पुटिंग दिस वुड बी कि आप कितनी ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल थ्रेड इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैक्सिमम नंबर वही होगा जो आपके नंबर ऑफ कोर्स हैं। अगर आप उससे कम करते हैं तो फिर उससे कम प्रोसेसर जो है या उससे कम कोर्स हैं आपका प्रोग्राम इस्तेमाल करना होगा। वो रूटीन स्पेसिफाई करने का क्या तरीका है या थ्रेड बनाने का क्या तरीका है? तो सबसे पहले हम एग्जांपल में देखते हैं कि एक फंक्शन है, मेन फंक्शन है, जिसके अंदर हमने फंक्शन कॉल किया विच इज नेम्ड फूड, और लेट्स सपोज ये ब्लॉकिंग कॉल है, यानी जब तक इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होती तब तक फंक मेन जो है वो रिज्यूम नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये तो आपका नॉर्मल एक जो फंक्शन प्रोसेसिंग होती है। ओके, अब हम यही चीज अगर गो रूटीन के थ्रू करें तो क्या होगा, फंक मेन है, उसके अंदर हमने फू कॉल करने से पहले गो का कीवर्ड इस्तेमाल कर लिया। ये बेसिकली क्या हो रहा है
कि ब्लॉकिंग फंक्शन को अब आपने एक सेपरेट थ्रेड के अंदर एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, यानी फंक मेन जो है वो प्रोसेस हो रहा होगा और कॉन्करेंटली जो फंक का फंक्शन है वो भी एग्जीक्यूट हो रहा होगा। अब यहाँ पे इशू क्या होता है कि अगर मेन पहले कंप्लीट हो गया, यानी मेन की एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गई है और फंक की अभी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुई, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि मेन गो रूटीन जो है वो बाकी सारी जो उसने थ्रेड्स जनरेट की थी, जो गो रूटीन उसने जनरेट की थी, उन सारों को फोर्सफुली एग्जिट कर देगा, चाहे वो कंप्लीट हुई है चाहे नहीं हुई। ठीक है, तो इसका हम अभी सोल्यूशन देखते हैं। और दूसरी बात यह है कि जितने भी गो प्रोग्राम होते हैं उसमें एक गो रूटीन होती है, ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है, जिसमें मेन फंक्शन एग्जीक्यूट करता है। इसके अलावा जितनी भी आप गो रूटीन बनाना चाहते हैं वो फिर एज अ प्रोग्रामर आपने डिसाइड करना होता है कि किस फंक्शन को आपने एज अ सेपरेट थ्रेड एग्जीक्यूट करना है। और तो पिछली जो हमने प्रॉब्लम की थी उसका अब क्या सोल्यूशन हो सकता है, यानी प्रॉब्लम क्या है कि आपका अगर एक थ्रेड आपने जनरेट की है फू और उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुई, पर फंक्शन मेन जो है उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है, तो इन दैट केस फंक्शन मेन ऑटोमेटिकली बाकी सारी जो थ्रेड्स थी उनको फोर्सफुली शट डाउन कर देगी। तो इससे बचने का एक तरीका क्या होता है कि आप लेट्स सपोज आपने फू का जो थ्रेड अलग जनरेट की है, अब फंक्शन मेन का जो आखिरी लाइन ऑफ कोड होगा उसमें आप टाइम डॉट स्लीप का फंक्शन कॉल करें और इसमें आप 100 मिली सेकेंड तक का वेट करा दें। अब क्या होगा कि जैसे ही फंक्शन की आखिरी लाइन एग्जीक्यूट होगी मेन की, वो 100 मिली सेकेंड तक इंतजार करेगी, ठीक है, और उसके बाद जो है वो शट डाउन होगा। अब अजम्पशन ये है कि फू जो रन हो रहा है वो 100 मिली सेकेंड से कम टाइम लेगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है, पर ये काफी इनएफिशिएंट तरीका है। क्यों? क्योंकि इसमें दो प्रॉब्लम है। नंबर वन कि अगर आपका फू फंक्शन जो है उसकी एग्जीक्यूशन 100 मिली सेकेंड से बहुत कम टाइम में खत्म हो जाती है, लेट्स सपोज 1 मिली सेकेंड में 2 मिली सेकेंड हो जाती है, तो अब होगा क्या कि मेन फंक्शन आपका 100 मिली सेकेंड तक इंतजार कर रहे बिला वजह, और वो टाइम जो है वक्त ज़ाया हो रहा है और उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस सफर करेगी। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि इट इज पॉसिबल कि आपके फंक्शन मेन जो है 100 मिली सेकेंड तक इंतजार कर रहे हैं, पर नंबर वन जहाँ तो आपका फू 100 मिली सेकेंड में एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ही नहीं सकता क्योंकि वो काफी बड़ा प्रोसेस था, जहाँ फिर इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आपके सीपीयू ने कॉन्टेक्स्ट स्विच किया था और उन 100 मिली सेकेंड में फू की बजाय वो किसी और थ्रेड को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अब क्या होगा कि इवन दो फू शायद 1-2 मिली सेकेंड में कंप्लीट हो जाती, पर 100 मिली सेकेंड तक सीपीयू ने उसे टाइम ही नहीं दिया, उसे कॉन्टेक्स्ट स्विच करके बाहर निकाल दिया। तो इन दैट केस क्या होगा कि 100 मिली सेकेंड में भी फू की एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगी। तो ऑब्वियसली फिर इसके लिए हमें एक ज्यादा एफिशिएंट, एक ज्यादा बेहतर टेक्निक चाहिए। तो उसके लिए क्या तरीका होता है? उसके लिए वेट ग्रुप का एक कॉन्सेप्ट है, यानी इस एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने सिंक का पैकेज इंपोर्ट किया, ठीक है, फिर मेन में हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया wg जिसकी टाइप वेट ग्रुप है। अब हम क्या करते हैं कि जब भी कोई थ्रेड क्रिएट करते हैं, यानी गो फू किया है, उससे पहले हम वेट ग्रुप में डॉट ऐड का फंक्शन करके वन ऐड कर देंगे। वेट ग्रुप बेसिकली होता क्या है, आप समझ लें कि ये काउंटर है जो कि मेंटेन कर रहे कि कितनी थ्रेड्स हमने एग्जीक्यूट, कितनी थ्रेड्स हमने जनरेट की है। अब होगा क्या, और जो फू फंक्शन जो है इसमें इस वेट ग्रुप का wg जो वेरिएबल है इसका एड्रेस पास हो जाएगा, ठीक है। और अब wg.wait का फंक्शन कॉल करते हैं, विच मीन्स कि काउंटर जब तक 0 नहीं होता तब तक मेन फंक्शन वेट करेगा, ठीक है, और तब तक मेन फंक्शन उससे आगे नहीं बढ़ सकता। बेसिकली ये आप आखिरी लाइन ऑफ कोड रख सकते हैं ताकि मेन जो है वो खत्म होने से पहले वेट करें, और जैसे ही काउंटर 0 हो जाता है फंक्शन मेन समझ जाए कि सारी थ्रेड शट डाउन हो गई है और वो भी एग्जिट करते हैं। ऑलराइट, तो फू के अंदर हमें आप क्या चेंज लानी पड़ेगी, तो वो है कि नंबर वन हम wg एक पॉइंटर वेरिएबल पास करते हैं जिसकी टाइप वेट ग्रुप है, ठीक है, और हमने देखा था कि फू में हमने एड्रेस पास किया wg वेरिएबल।
ऑलराइट, अब इस फंक्शन में हम क्या करते हैं कि जब फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है थ्रू की, तो हम wg.done कॉल करते हैं, यानी कि wg जो वेटिंग ग्रुप है उसका डन फंक्शन कॉल करो ताकि उसके अंदर जो इंटरनली काउंटर मेंटेन हो रहा है वो डिक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1। अब होगा क्या कि जैसे ही उस काउंटर की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये wg.wait है, ये समझ जाएगा कि सारी थ्रेड जो है वो शट डाउन हो गई है, उनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है, और वेट फंक्शन जो है ये खत्म हो जाएगा, इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, और फंक्शन में अगली लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करके बेसिकली एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो वेट फंक्शन है ये ब्लॉकिंग फंक्शन है, और ये तब तक ब्लॉक करता है जब तक काउंटर 0 नहीं हो जाता। ऑलराइट, अब अगला कॉन्सेप्ट है कि आपके डिफरेंट थ्रेड्स हैं, गो रूटीन्स हैं, तो आपस में अगर कम्युनिकेट करना चाहती हैं तो उसका क्या तरीका है? तो गो लाइन में उसके लिए एक चैनल का कंस्ट्रक्ट अवेलेबल है, और सारी जो कम्युनिकेशन है वो चैनल के थ्रू होती है। यानी इस एग्जांपल में हमने क्या किया, सी मेक चैन एंड, चैन बेसिकली स्पेसिफाई कर रहे हैं कि चैनल है और इसकी टाइप इंटीजर है, विच मीन्स कि जो भी आप थ्रेड बनाएंगे वो सी वेरिएबल को राइट कर सकती है, और सी इज अ चैनल, और चैनल्स बाय डिफॉल्ट अनबफर्ड होते हैं, विच मीन्स कि एट एनी गिवन टाइम इसमें कोई क्यू नहीं होगी। सो दैट मीन्स कि जो भी थ्रेड है सिर्फ एक थ्रेड या एक गो रूटीन चैनल में लिख सकेगी, जब उसे आप रीड कर लेंगे तो फिर इजाजत होगी अगली गो रूटीन को कि उस चैनल के ऊपर लिख सकें। ठीक है, तो इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि आपने एक फंक्शन कॉल किया है प्रोडक्ट का, ये फंक्शन क्या करता है, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करके जो चैनल सी है उसके ऊपर राइट करेगा। यानी फंक्शन की अगर आप डिटेल देखें यहाँ पे, तो इस फंक्शन में 3 पैरामीटर्स हैं, v1 ऑफ टाइप इंटीजर, v2 ऑफ टाइप इंटीजर, और c ऑफ टाइप चैनल इंट। और चैनल में राइट करने का क्या तरीका है, सी और आगे एरो का निशान यानी लेस देन हाइफन, और फिर जो भी आपका रिजल्ट है, आप कोई इंटीजर लिखना चाहते हैं आप वो लिख सकते हैं, जहाँ पे इन दिस केस v1 मल्टीप्लाई बाय v2 जो एक्सप्रेशन है उसका रिजल्ट वो चैनल सी के ऊपर लिख दिया जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, तो ये आपने पहले एक थ्रेड के थ्रू प्रोडक्ट का फंक्शन कॉल किया, और एक और थ्रेड आपने कॉल की उसमें 3 और 4 को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, आप दो वेरिएबल क्रिएट करते हैं, a इक्वल टू लेस देन हाइफन सी, यानी ये बेसिकली क्या कर रहे हैं कि एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं a ऑफ टाइप इंटीजर, और उसके अंदर सी चैनल पे जो भी पहली वैल्यू लिखी जाएगी वो a के अंदर आ जाएगी, कॉपी हो जाएगी। जैसी पहली वैल्यू a में कॉपी होगी, अब क्या होगा, चैनल फ्री होगा, और दूसरी जो वैल्यू चैनल में लिखी जाएगी वो वैल्यू b के अंदर कॉपी हो जाएगी, और आखिरी लाइन में बेसिकली आपने a और b में जो भी वैल्यूज पड़ी होती है उनको मल्टीप्लाई करके डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक बात याद रखें कि इट इज पॉसिबल कि जो आपने दो थ्रेड जनरेट किए हैं, यानी प्रोडक्ट 1 और 2 और प्रोडक्ट 3 और 4, तो लाजमी नहीं है कि किसी ऑर्डर में एग्जीक्यूशन हो। इट इज पॉसिबल कि 3 और 4 जो है उनकी एग्जीक्यूशन पहले हो जाए और वो रिजल्ट जो है पहले चैनल पे लिखा जाए। तो इन दैट केस ए के अंदर जो है 1 और 2 का प्रोडक्ट नहीं होगा, रादर 3 और 4 का प्रोडक्ट होगा, यानी 12, और 1 और 2 का जो प्रोडक्ट होगी वो फिर बी के अंदर कॉपी होगी। तो अब फायदा क्या है चैनल्स का कि आपने जो कम्युनिकेशन है वो एक शेयर्ड वेरिएबल पे कंफाइन कर दी है, और सिर्फ आपने इंश्योर किया कि सिर्फ एक ही फंक्शन एट एनी गिवन टाइम उसमें लिख सकता है, और जब तक वो रीड नहीं हो जाता तब तक दूसरा फंक्शन उस चैनल पे नहीं लिख सकता। तो इसकी वजह से काफ़ी बग जो है, जो कि शेयर्ड वेरिएबल वाले प्रॉब्लम हम फेस करते थे और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, यहाँ पे वो एड्रेस हो जाता है, उससे बचा जा सकता है। दूसरी बात ये कि पिछली स्लाइड पे हमने जो वेट और डन की फंक्शन इस्तेमाल किए थे, वही काम अगर हम चैनल के थ्रू करना चाहें तो क्या हो सकता है कि आप जब भी कोई थ्रेड कॉल करते हैं, अब उस थ्रेड के एंड पे आप चैनल के ऊपर कुछ राइट कराएंगे, या तो वो रिजल्ट हो सकता है
या फिर वो कोई भी डमी वैल्यू हो सकती है, यानी या तो वैलिड रिजल्ट है या फिर कोई डमी वैल्यू है। और मेन के अंदर आप क्या करेंगे, आप लिसन करेंगे उस चैनल पे, यानी ए इक्वल टू एरो सी जो आपने किया था, ये कर सकते हो। दैट मीन कि जो भी चैनल के ऊपर लिखा जाएगा, जब तक वो नहीं लिखा जाता और जब तक वो ए के अंदर कॉपी नहीं हो जाता, तब तक मेन फंक्शन ब्लॉक होगी। और लाजमी नहीं है कि आप ए के अंदर सेव कराएं, अगर डमी वैल्यू थी तो आप बेशक कहीं भी सेव ना कराएं, आप ए इक्वल टू को इग्नोर कर दें, आप सिर्फ लिखें एरो सी। अब क्या होगा कि ये भी एक ब्लॉकिंग कॉल है, जब तक चैनल के ऊपर कुछ नहीं लिखा जाएगा फंक्शन मेन इंतजार करेगा, ब्लॉक हो जाएगा। जैसे ही चैनल के ऊपर कुछ लिखा जाता है जो कि डमी वैल्यू है फॉर एग्जांपल, फंक्शन मेन समझ जाएगा कि जो मैंने थ्रेड कॉल की थी उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है, क्योंकि उसने सी के ऊपर चैनल के ऊपर कुछ लिख दिया है, चाहे वो डमी वैल्यू, और फिर फंक्शन जो है फंक्शन वो अगली लाइन पे चला जाएगा। तो इन दिस केस अगर आपने 2 थ्रेड्स कॉल की थी तो आप 2 दफा एरो सी लिखते हैं, तो जब तक 2 दफा चैनल के ऊपर कोई वैल्यू नहीं आएगी तब तक फंक्शन मेन ब्लॉक होगा। जैसे ही 2 वैल्यूज लिखी जाती हैं चैनल पे, मेन समझ जाएगा कि एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी थ्रेड्स की, और मेन अनब्लॉक हो जाएगा और मेन जो है अपनी एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट कर सकता है। तो ये भी एक तरीका है वेट कराने का। ओके, तो पिछले एग्जांपल में हमने जो चैनल बनाया था वो बाय डिफॉल्ट वो बफर नहीं था, विच मीन कि इसमें सिर्फ एक वैल्यू लिखी जा सकती थी। अगर आपने बफर चैनल बनाना है तो इन दैट केस क्या होता है कि आप मेक का फंक्शन ही कॉल करेंगे और उसमें स्पेसिफाई करेंगे कि आपने चैनल बनाना है ऑफ टाइप इंट, पर एट द सेम टाइम कॉमा डाल के आप ये भी स्पेसिफाई कर देते हैं कि इसमें बफर की लेंथ कितनी होगी, यानी 3 का मतलब है कि 3 वैल्यूज इस बफर में लिखी जा सकती हैं। और अब अगला सवाल ये आता है कि बफर चैनल बनाने का फायदा क्या है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि अगर आपका चैनल बफर नहीं है, सिर्फ उसमें एक चीज लिखने की इजाजत है और एक चीज रीड करने की इजाजत है, तब होता क्या है कि अगर बफर फुल है तो जो सेंडिंग टास्क है वो उसमें कुछ नहीं राइट कर सकती। यहाँ पे बफर अगर एम्प्टी है तो रिसीविंग टास्क उसमें कुछ रीड नहीं कर सकती। अब होता ही है कि आपके कुछ ऐसे सिनेरियो हो सकते हैं जब रीड और राइट में एक टेम्परेरी स्पाइक आ जाए, यानी स्पाइक का मतलब है कि एक टाइम पे बहुत तेजी से सेंडिंग टास्क जो है वो डेटा राइट कर रही है और उसी स्पीड पे जो रिसीवर है वो डेटा रिसीव नहीं कर सकता। तो इन दैट केस प्रॉब्लम क्या होगी कि ब्लॉक अगर सिर्फ एक ही बफर नहीं है, सिर्फ एक ही वैल्यू रीड और राइट की जा सकती है, तो होगा क्या कि सेंडर जो है वो भी ब्लॉक हो जाएगा और रिसीवर जो है, सेंडर और रिसीवर में बेसिकली एक ब्लॉकिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। बफर चैनल का ये फायदा होता है कि अगर एक टेम्परेरी स्पाइक आई है, यानी सेंडर और रिसीवर के रेट में फर्क है, रीड और राइट के रेट में फर्क है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बफर के अंदर लिख दिया जाएगा और रिसीवर उस बफर में से अपनी पेस पे रीड करता जाएगा। ठीक है, और ऑन एवरेज ओवर अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रीड और राइट की स्पीड सेम है तो फिर कोई मसला नहीं होगा। अगर एक टेम्परेरी स्पाइक आई थी तो बफर चैनल जो है इंश्योर करता है कि उस स्पाइक को स्मूथ आउट किया जा सके। ठीक है, तो ये फायदा। अगर बफर ना होते तो अगर कोई टेम्परेरी स्पाइक आती, यानी सेंडर बहुत तेज हो जाता या रिसीवर बहुत तेज हो जाता, तो इन दैट केस क्या होना था कि आपके सेंडर और रिसीवर में से एक जो है वो फिर बेसिकली इंतजार कर रहा था, वो ब्लॉक हो जाता। तो ये इनएफिशिएंट है, बफरिंग जो है इस इनएफिशिएंसी को एड्रेस कर देती है। और ऑब्वियसली ओवर अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर आपकी रीड और राइट रेट में फर्क रहता है तो इन दैट केस में बफरिंग का भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो या तो बफर बहुत ज्यादा होने शुरू हो जाएंगे, या फिर या तो अगर सेंडर बहुत तेजी से राइट कर रहे तो बफर ओवरफ्लो की प्रॉब्लम है, यानी बफर फुल रहेगा, ओवरफ्लो तो नहीं होगा पर फुल हो जाएगा। और अगर रिसीवर बहुत तेजी से पढ़ रहा है तो ऑब्वियसली सेंडर उस रेट पे राइट नहीं कर सकता, तो रिसीवर जो है वो वेटिंग के अंदर ही काफी टाइम गुजार देता है। तो बफरिंग की हेल्प सिर्फ तब होती है जब ऑन एवरेज आपकी स्पीड रीड और राइट की सेम है और बीच में एक टेम्परेरी स्पाइक हुई है, तो वो जो है बफर के अंदर अब्जॉर्ब की जा सकती है। ठीक है, अब अगली चीज आ जाती है कि हमने पिछले एग्जांपल में क्या किया था कि जितने आपने चैनल के ऊपर राइट किए थे उतनी दफा मेन फंक्शन में आपको चैनल रीड की कॉल करनी पड़ी थी।
ठीक है। अब यही चीज अगर आप आइटरेटिवली करना चाहें तो उसके लिए क्या तरीका होता है? सिंपल है, जो भी आपने चैनल क्रिएट किया है उसके ऊपर आप रेंज का ऑपरेटर लगाएंगे, यानी फॉर आई इज इक्वल टू रेंज सी। इसमें अब क्या होगा कि चैनल सी के अंदर जो भी चीज लिखी जाएगी वो पहली आइटरेशन में आई के अंदर कॉपी हो जाएगी। जो दूसरी चीज लिखी होगी चैनल में वो फिर आई की अगली आइटरेशन में रीड होकर प्रिंट कर दी जाएगी इसी में। फिर चैनल में तीसरी चीज लिखी जाएगी वो फिर तीसरी दफा रीड करके प्रिंट कर दिया जाएगा। और जहाँ पे सवाल ये आता है कि आपके प्रोग्राम को कैसे पता लगेगा कि चैनल जो है उसके अंदर अब और कुछ नहीं लिखा जाएगा, यानी चैनल खाली है। तो रेंज ऑपरेटर क्या करता है, वो इंतजार करता है कि जब तक चैनल में कुछ नहीं लिखा जाता वो इंतजार करता है, जैसे ही कुछ लिखा जाएगा आई की अगली आइटरेशन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। और पता कैसे लगेगा कि अब इस लूप को खत्म कर देना है? तो वो बेसिकली जो भी आपका प्रोड्यूसर है वो क्लोज सी का फंक्शन कॉल करेगा, यानी जिम्मे के चैनल नेम सी है तो वो उसको क्लोज कर देगा। अब जैसे ही क्लोज करेगा तब सिग्नल मिल जाएगा इस रेंज ऑपरेशन को कि चैनल क्लोज हो गया हुआ है, और वो भी इस रेंज ऑपरेटर को खत्म करके अगली आइटरेशन नहीं करेगा, इस लूप से बाहर हो जाएगा। तो ये आइटरेटिवली चैनल को रीड करने का तरीका होता है। अब एक सवाल ये आ जाता है कि अगर हमने मल्टीपल चैनल इस्तेमाल करना है तो उसका तरीका क्या है? चैनल की पिछली एग्जांपल में हमने ये प्रॉब्लम फेस की थी कि अगर एक ही चैनल इस्तेमाल हो रहा है और अगर हमने दो गो रूटीन्स कॉल की जो कि उसी चैनल में राइट कर दिए तो हमें ये नहीं पता लगता था कि पहले किस रूटीन ने उस चैनल में राइट किया, यानी वो गारंटीड नहीं था। इट वॉज पॉसिबल कि जो बाद में रूटीन कॉल हुई है वो शायद पहले एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके पहले चैनल में राइट कर। तो अगर आपने इन दोनों रूटीन्स को सेपरेट रखना है और इनका रिजल्ट जो है आप अलग रीड करना चाहते हैं तो एक पॉसिबिलिटी कि आप दो डिफरेंट चैनल बनाना है, यानी वो पिछला वाला एग्जाम्पल आप इस तरीके से कर लें कि एक चैनल C1 है दूसरा C2 है, और जो पहली गो रूटीन है वो C1 में अपना रिजल्ट राइट करेगी और दूसरी गो रूटीन जो है वो C2 में राइट कर देगी, और C1 का जो भी वैल्यू है वो आप A में सेव करा दें, C2 की वैल्यू B में सेव करा दें। ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है, इस तरीके से आप सेपरेट रख सकते हैं कि चैनल में पहले किसने राइट किया है, वो वाली प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ती। और इस अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है कि जब तक C1 चैनल के ऊपर कुछ नहीं लिखा जाएगा और वो A के ऊपर अपनी वैल्यू कॉपी नहीं करता तब तक आपका फंक्शन मेन जो है वो इस लाइन के ऊपर लॉन्च हो जाएगा। ठीक है। कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं कि अगर आप मल्टीपल चैनल्स में इंतजार कर रहे हैं तो उनमें से किसी भी चैनल के ऊपर वैल्यू आ गई है तो आप चाहेंगे कि आप प्रोसीड करके अपनी एग्जीक्यूशन आगे कंटिन्यू करें। ठीक है। तो इस एग्जांपल में वो नहीं हो सकता। ये जो एग्जांपल है इसमें जब तक C1 पे कुछ नहीं लिखा जाता है तब तक ये लाइन ब्लॉक कर देगी। उसके बाद जब तक ये जब एग्जीक्यूशन हो जाती है इसकी फिर C2 जो है वो ब्लॉकिंग होगा, यानी C2 पे जब तक वैल्यू नहीं आता तब तक भी ब्लॉक करेगा। लेट्स सपोज हम एक ऐसा सिनेरियो चाहते हैं जिसमें C1 और C2 इनमें से किसी भी चैनल पे कोई वैल्यू अगर राइट हो गई है तो आपका मेन जो है वो कोई कुछ कोड एग्जीक्यूट करें। ठीक है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट का। क्या तरीका कार है कि लेट्स सपोज वही पिछला वाला एग्जांपल है, आपने दो चैनल क्रिएट किया है और पहला जो प्रोडक्ट 1 और 2 का है वो C1 में कॉपी होगा और जो 3 और 4 का जो प्रोडक्ट है जो दूसरी गो रूटीन है वो C2 के अंदर राइट करना है। अब आप सिलेक्ट लिखते हैं, सिलेक्ट में केस A इज इक्वल टू एरो C1 और केस B इज इक्वल टू एरो C2। ये सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या कर रही है कि C1 और C2 में से अगर किसी भी चैनल पे कुछ लिखा गया है तो वो जो है कॉरेस्पॉन्डिंग A या B वेरिएबल के अंदर कॉपी होगा और वो वाला केस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी अगर C1 में कुछ लिखा गया है तो वो वैल्यू A में राइट होगी और A के अंदर जो पड़ा हुआ है वो प्रिंट होगी। ऑन दी अदर एंड अगर C2 के अंदर कुछ पहले लिखा गया है तो पहले ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा और C2 चैनल में जो लिखा गया है वो B में कॉपी होकर B में जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। इन दिस केस वो क्या रहा है कि C1 और C2 में से अगर किसी भी एक चैनल के ऊपर कुछ लिखा गया तो वो केस एग्जीक्यूट होगा
और मेन जो है फिर सिलेक्ट स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा, यानी दूसरा केस फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। और जहाँ पे बाय द वे आप डिफॉल्ट केस भी डाल सकते हैं, इन विच केस के अगर कोई भी और केस एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यानी किसी भी चैनल पे कुछ नहीं लिखा गया, तो मेन क्या करेगा, डिफॉल्ट एग्जीक्यूट कर देगा। यानी कि डिफॉल्ट केस का क्या मतलब है कि परमानेंट ब्लॉकिंग से बचने के लिए कि अगर किसी भी चैनल पे कुछ नहीं लिखा जा रहा तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट करके मेन जो है सिलेक्ट स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। तो इस सिलेक्ट का एक कॉमन यूज क्या है कि लेट्स सपोज आप एक चैनल के ऊपर एक इनफाइनाइट ग्रुप के अंदर एक चैनल रीड कर रहे हैं, ठीक है, और आपने मल्टीपल चैनल्स बनाए हैं, यानी एक चैनल है सी जिसके ऊपर राइटिंग प्रोसेस जो है, जो प्रोड्यूसर है वो एक वैलिड डेटा राइट कर रहा होगा, और एट द सेम टाइम आप एक और केस बनाते हैं, सॉरी एक और चैनल बनाते हैं जिसका आप नाम लेट्स सपोज अबोर्ट लिख देते हैं। अब होगा क्या कि जब तक प्रोड्यूसर जो है डेटा लिखी जा रहा है चैनल में कॉपी कर रहा है, इनफाइनाइट लूप के अंदर ये केस जो है केस ए एरो सी ये एग्जीक्यूट होगा, यानी सी के अंदर पहली जब वेरिएबल लिखा जाएगा तो केस एग्जीक्यूट होगा, वो ए के अंदर वैल्यू कॉपी होगी और ए प्रिंट हो जाएगा, फिर लूप की सिलेक्ट से आप बाहर आ जाएंगे और इनफाइनाइट लूप की अगली इटरेशन होगी, अब दोबारा सी चैनल में कुछ लिखा जाएगा, वो ए में कॉपी होके ए को प्रिंट कर देंगे, और इस तरीके से लूप चली जाएगा। अब इस सिचुएशन को आप खत्म करना चाहते हैं तो वो खत्म कैसे करेंगे, तो और ये एक कॉमन यूजर सिलेक्ट कि अब जो है प्रोड्यूसर सी की बजाय जो दूसरा चैनल था विच इज अबोर्ड, वो उस अबोर्ड चैनल के अंदर कोई भी डेटा लिख देगा या डमी डेटा लिख देगा। अब क्या होगा, जैसे ही अबोर्ड चैनल में कुछ लिखा गया है तो इस इनफाइनाइट लूप में इस केस की बजाय ये वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी जो कंज्यूमर वाली प्रोग्राम है वो समझ जाएगा कि अबोर्ड चैनल के ऊपर कुछ लिखा गया डमी डेटा, और वो आप देख रहे हैं कि वो वैल्यू किसी वेरिएबल में सेव नहीं कराई जा रही क्योंकि वो डमी डेटा है, उसमें आप इंटरेस्टेड नहीं है। तो जैसे ही अबोर्ड के अंदर कुछ राइट होता है आपका कंज्यूमर समझ जाएगा कि चैनल बंद कर दिया गया है और वो इस जो डेटा प्रोड्यूस अब फर्दर नहीं होगा, तो आपका जो फंक्शन है वो इस रिटर्न कॉल करेगा और इस फॉर लूप इनफाइनाइट फॉर लूप से बाहर निकल जाएगा। तो ये एक यूज है कि अबोर्ड को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इनफाइनाइट लूप से बाहर निकलने के लिए।